तो ये जो मैं थोड़ी सी आपसे इस पर गंभीर चर्चा करूं, लिटिल बिट सीरियस थोड़ी सी बात इसमें जो है, जो मुझे लगता है, जो मैं अभी देख रहा हूँ कि हालांकि एक वो सेक्युलर वाली जो गिल्ट बनी थी भारत में, जी तो भारत वाले तो धीरे 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 उससे बाहर आ रहे हैं या आने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन वेस्ट जो है उसमें जो आपकी, जिसको आप वाइट गिल्ट कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो भी उसी तरह का एक गिल्टी सेक्युलर कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में था, जो पहले वेस्ट में नहीं था। जो वेस्ट में था, जैसे जी जो जो फ्रांस कर रहा है, या वो बिल्कुल एक तरह से डंके की चोट पे कह रहा है कि हम हमारा जो सेक्युलर कॉन्सेप्ट है हम उसको इस्टेब्लिश करेंगे। यस लेकिन ये कनाडा और यूएस में एक यही बड़ा विचित्र फिनोमिनन आता जा रहा है कि साहब कि ये सारा का सारा, ये हर वक्त जो है वो वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं, हर वक्त जो है वो अप्रूवल सीख कर रहे हैं उन्हीं लोगों से जो इनको ख़त्म करना चाहते हैं, जो ये डंके की चोट पे कह रहे हैं कि साहब हम यहाँ शरीयत नाफिज करेंगे। आपने तो लंबी लड़ाई लड़ी थी कनाडा में शरीयत के नाफिज ना होने देने के लिए, जी 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 लेकिन अब वही बैकडोर से होती जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। और आपके जो ट्रूडो, जो एक नए किस्म के पप्पू हैं, वो बिल्कुल और भी इनके सामने बिल्कुल, जिसको वो बोलते हैं कि पड़े रहते हैं, ही दंडवत जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ। उसका भी नतीजा जो ये जो जिसमें हम फंसे हैं आके, ये कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद ही हुआ। मैं जब कनाडा आया हूँ 87 में, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने हल्के फुल्के पप्पू टाइप के लोग एक बात पे रजामंद होके, अब देखिए हमारी ऑपोजिशन जो लेफ्ट की है उसमें खालिस्तानी हैं, अपने वो जगमीत सिंह, वो किसी दुनिया के इशू पे बात नहीं करते। अगर इथियोपिया में जंग होती है, सिविल वॉर हो रही है, जहां हमारा प्रेजेंस है, हम एड देते हैं कनाडा से, किसी की तवज्जो नहीं जाती। जाती कहाँ है? हिंदुस्तान पे, क्योंकि वो एक पॉलिटिसाइज्ड डेमोक्रेसी है। पॉलिटिसाइज्ड डेमोक्रेसी मतलब लोग सियासी सोच रखते हैं, चाहे वो एक साइड पे हो दूसरे साइड पे हो, वो इश्यूज की बात करते हैं। उसमें खेल कूद हो जाती है, समथिंग वी कैन सी थ्रू के क्या एजेंडा क्या है, कौन पाकिस्तान से चला रहा है, कुछ चीन किसके तागे चला रहा है पपेट वॉर में। लेकिन यहाँ पे एक मीडियोक्रिटी आई है कि कौन सियासत में हिस्सा लेगा। और ये जो कंप्लीट विक्ट्री ऑफ मनी ओवर पॉलिटिक्स हुई है कि आपने तय किया कि अब हम पे ये कोई क्वेश्चन ना करे कि कैपिटलिज्म के अंदर भी कोई बुराई है। तो आप कहीं से लीजिए, पहले तो आते के साथ ही आगा खान ने खरीद लिया प्राइम मिनिस्टर हमारा, वो अभी इलेक्ट ही नहीं हुए थे, उनको बोला इधर आओ तुम भाई। एंड सिंस एवर सिंस देन ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज फोर्सेस which represent a bizarre upper class international Islamist agenda, जिसमें लोग बच्चे अपने नाम भी नहीं रख सकते बजाय इसके ऊपर वाले से इजाजत ना ली जाए। यू नो देयर सो मेनी थिंग्स। अब मैं आपको एक बड़ा पुराना एक किस्सा बताऊं जो आगा खान सीनियर का है, कि उन्होंने 1918 में ये लिखा अंग्रेज को कि ये हिंदुओं को क्रश करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि ये एडन और ये ईस्ट अफ्रीका और ये बहरीन, ये सारा हिस्सा इंडिया में मिला दो तो मुस्लिम मेजॉरिटी में हो जाएगा और फिर किस्सा खत्म। इट्स इन हिज बुक, ही सजेस्टिंग दैट इन 1918। तो ये मेंटल बीमारी है। लोग कहते हैं अच्छा नहीं वो वाला कादियानी बड़े अच्छे हैं, ये बाकी मुसीबतें। अरे सिवाय वो मुसलमान जो सदर्न बेल्ट के थे, हमारे मलाबार कोस्ट के, जिसको मानसून इस्लाम कहा जाता है, उनके अलावा तो किसी ने ये कभी सोचा ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है। जब वो पहला कदम नहीं लेंगे तो वो फिर अपना पैन इस्लामिज्म में फंसेंगे जिन्ना साहब की तरह। एंड दैट इज एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ इन वेस्टर्न कंट्रीज। आप देख लीजिए बाइडेन के आसपास कौन था। बाइडेन ने जाके ये कहा
कि हम अपने स्कूलों में इस्लाम को इंट्रोड्यूस करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनली दैट्स नॉट पॉसिबल। एवरीबॉडी सेड अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। और आप सोचिए कि एक साइड पे हैं पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स और दूसरे अपने आपके एनआरआई हैं। उन्होंने कहा अरे इडली खाई है उसने, सारा का सारा वोट जो है इंडियन अमेरिकन का वो उनको पड़ा जो हिंदुस्तान के अगेंस्ट है। बस वो इडली खाई थी, आपको याद है उसने, ओ हो, ये तो मजा आ गया। और H1B1 वीजा कौन सा, यानी द इंटरनेशनल डेंजर्स दैट वी फेस ऑफ इस्लामिज्म, ना वो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी समझ रहा है और ना ही अमेरिका में या बरतानिया में समझ रहा है। वो देखिए मेयर बन गया लंदन का एक आदमी जो पैदा वहां पे हुआ, उसकी आप पॉलिटिक्स देख लीजिए। तो अब जाके कुछ इंडियंस जो हैं एक्सपैट्रिएट्स वो कैबिनेट में हैं, इधर उधर हैं, तो अल्लाह भला करे उनका। लेकिन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ इंडिया अराउंड द वर्ल्ड। जो है कल्चरल इम्पैक्ट वो नॉट बिकॉज ऑफ द इंडियन स्टेट और द इंडियन रिपब्लिक और इंडियन गवर्नमेंट, बट इन स्पाइट ऑफ इट। अगर लोग ट्रिनिडाड में या गयाना में अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं या फिजी में, तो इसलिए नहीं कि कोई हमारा एफर्ट है उसके अंदर कि लोग समझें कि हिंदुस्तान कितनी बड़ी सिविलाइजेशन है। वो बेचारे मजदूर जो गए थे वो खुद अपना वजन उठा के वहां कह रहे हैं। तो इंडिया नीड्स टू गेट इट्स एक्ट के थर्ड वर्ल्ड में वाहिद डेमोक्रेसी, ये कहना कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इसको जाने दें, कोई नहीं बाय कर रहा। वी आर दी ओनली डेमोक्रेसी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। बाकी आप देखिए अफ्रीका में कहा जा रहा है ओ दिस वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी डजंट सूट अस, तो दे वांट ट्रेडिशनल अफ्रीकन टाइप ऑफ किंग्स एंड डिक्टेटर्स टू रूल देम। ये लेफ्ट चला रहा है कि डेमोक्रेसी तो सूट नहीं करता ना, ये तो जानवर टाइप के लोग हैं, इनका रंग भी ठीक नहीं है। तो ये जैसे वो लड़की किश्ती लेके दुनिया में हर जगह जा रही, क्या नाम है, ग्रेटा, ये पैसे वालों का कम्युनिज्म जो है ना, पैसे वालों का। मिलियनर मार्क्सिस्ट बता रहे हैं गरीब मजदूर को कि तुम्हें करना क्या है। गरीब मजदूर को तो मार ही दिया उन्होंने ग्लोबलाइजेशन से। है ही नहीं लेफ्ट में। वो सारा जो वर्किंग क्लास है इस वक्त भी वेस्ट में, आपके यहाँ कनाडा में, वो राइट विंग वोट कर रहा, क्योंकि लेफ्ट विंग एक बिजार नॉन सॉल्विंग ऑफ अ प्रॉब्लम है। वो क्लाइमेट में गया हुआ है, वेल्स की प्रोटेक्शन में लगा हुआ है, टर्टल्स की उसमें है, दुनिया की हर वो चीज जिसका आम वर्किंग क्लास का ताल्लुक नहीं होता है वो उसमें लगा हुआ है। और आमतौर पे वो लीडरशिप एनजीओस में होती है। अब देखिएगा ये जो बड़े समझदार किस्म के लेफ्टिस्ट हैं सियासी जमात में नहीं जाते, ये चुनते हैं एनजीओ। हमारे पता नहीं यूथ में पॉलिटिकल पार्टी का जाना का मतलब था कि आप चंदा देंगे या चंदा मांगते हैं, बोले हम आपके साथ काम करेंगे ग्रेटा के साथ, लेकिन पैसा तो दीजिए साहब। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा हमारे लेफ्ट की बॉडी का, को बंबई में बैठा हुआ है, कोई कलकत्ता में नॉनसेंस कर रहा है। और जो आपका अपोनेंट है आज, जो इस्लामिस्ट है, वो कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मौत चाहिए। हम तो ट्रांजिट। लेकिन आपके जो नजरिया पाकिस्तान वाले जो बैठे हुए हैं कनाडा में, वो तो मौत नहीं मांगते। वो बिल्कुल तो मांगते सर, बिल्कुल। देखिए जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि वो अपने आप को समझ रहे हैं एज एन एक्सटेंशन ऑफ अ बिगर बॉडी विच इज टू डिस्ट्रॉय हिंदुस्तान, जो गजवा हिंद का कॉन्सेप्ट है, और गजवा हिंद का कॉन्सेप्ट इज वन आर्मी टू डिस्ट्रॉय इंडिया, द अदर टू डिस्ट्रॉय यूरोप, जिसको रोम कहा जाता है हमारी। दैट्स द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म। जो कि लेकिन दबीक तो हार गए साहब, दबीक तो हार गए। तो आखिरी जो लड़ाई होनी थी दबीक में, वो तो हार चुके हैं। तो अब तो क्या है, किसी और का नाम रख देंगे, दबीक किसी और का जगह का नाम रख देंगे। जिन्ना साहब ने भी तो दबीक ही बनाया था ना, उनको बताया गया भाई ये लाइन लेनी है तुमने, लड़की तो तुम लेके भाग गए हो, 4 तुक्के लगने वाला रेप का, ये लाइन पकड़ो। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ये लाइन पकड़ लेते हैं।
वो जिस मुल्क में कोई उसकी जबान नहीं समझता था, ना वो किसी की समझता था, वो जाके उसने सिंधी जबान पे पाबंदी लगाई, बंगला पे लगाई, तो किसने उससे कहा था? आपके ही चूड़ीदार पजामा और अचकन लोटा पानी लेने वाले, पान खाने वाले अरे यूपी से जो आए थे, उन्होंने कहा क्या नहीं, बात करते हैं हमारे इस्लाम तो लियाकत होगा अली उर्दू खान में। साहब मेरठ वाले। आप क्या क्या बढ़िया सुरमा लगाते थे, आप कैसे कह रहे हैं इसे? क्या बात है जनाब उनकी, एक दफा आंख मारते थे, दर्जनों लड़कियां मर जाती थी। और चुन के उन्हें गैर मुस्लिम को मुसलमान करना, किसी इनमें से कोई मुसलमान से शादी नहीं करता, अपने बच्चों को कहते हैं। बोला यार, इतना पावर आने के बाद फिर मुसलमान से शादी करें, ये क्या बात हुई? कोई हिंदू शिंदू पकड़ो, को पारसी किसी की बेटी लेके भगा दो। 2 साल भाग के रखे ये, 16 साल की लड़की दोस्त की बेटी को भगा गया ये आदमी। उसको उन्होंने कहा क्या कायदे आजम, इलेक्ट हुआ मुंबई से, रिप्रेजेंट किया किसको? रावलपिंडी को। यानी को पूछने वाला नहीं है सर। आपके यहाँ कहीं पढ़ाया नहीं, इसको एंटी जिना स्टडीज का कोई प्रोग्राम तो होना चाहिए।